तो जो क्विज है अपने बनाया था, बस HTML फाइल बनाई थी हमने, quiz.html, एक quiz.css और एक quiz.js। quiz.js जो है उसमें हमने क्वेश्चन लिए थे, तो मैंने एक दो क्वेश्चन और डाल दिए। इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के अंदर ही पास करोगे। क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो 4 to 5 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। HTML वाली जो फाइल है उसको हम क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्क्रीन पे आएगा हमारा। और कंसोल के अंदर अगर हम आउटपुट चेक करेंगे, अभी कंसोल स्क्रीन में चलते हैं। quiz.js, तो मैंने कुछ एक देखो, एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। नीचे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं CLG और क्वेश्चंस, तो अभी आउटपुट में अगर हम चेक करने बैठते हैं इधर, तो देखो कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो 0 वाले इंडेक्स पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 पे सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर दिया है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट वाला। और इसमें से अगर मैं किसी डॉट ए लिखता हूँ या फिर QUES लिखता हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा, HTML स्टैंड्स फॉर। अब ये इतना हमारे पास आ गया QUES 0 वाला जो सेक्शन है। अब थोड़ा HTML में चलते हैं। तो डॉम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो HTML वाले सेक्शन पे गए, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे इधर, तो एक तो डिव है, आउटर डिव है जिसकी क्लास क्या बनी हुई है, आउटर। एक इनर डिव है जिसकी क्लास इनर है। और इसके अंदर जहाँ पे डमी क्वेश्चन है, तो डमी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसकी एक ID है यहाँ पर QUES। ठीक है, फिर इसके अंदर एक क्लास रो है, फिर इसकी इनपुट बॉक्सेस हैं जितने भी, उनकी ID भी बना रखी है, क्लासेस भी बनी हुई है, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। ठीक है, और नीचे एक सबमिट बटन है जिसकी ID भी है। तो इतना कुछ हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, चलो हम इसमें तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से हम एक्सेस किसको करेंगे। अब देखो जो ID हमने यहाँ पे बना रखी थी, उसकी ID का नाम क्या है, QUES। तो हम ID यहाँ पर यूज कर सकते हैं QUES। तो इसके लिए जस्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये ID हमने इसमें बना दी। अच्छा, उसके बाद कुछ बटन्स हैं वो भी हमें चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें यूज़ करनी होंगी।
एक बटन भी है हमारे पास नीचे, सबमिट बटन, ये रहा। यहाँ पे तो मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्विज। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, लोड क्वेश्चन नाम का फंक्शन। हमने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा लोड क्वेश्चन, कि क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लोड होने चाहिए। ठीक है, अब जब हमारे क्वेश्चंस लोड हो गए मेमोरी के अंदर, तो और एक ये भी देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो, उसके लिए हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं, लेट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो मैंने इंडेक्स 0 ले लिया, इसको हटा देते हैं, इंडेक्सिंग हो गई 0। अब जब हम क्वेश्चंस को लोड करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डमी क्वेश्चन की जगह पे क्या आना चाहिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमने वेरिएबल क्या बनाया है, QUES। तो क्वेश्चन को पिक करते कि जो QUES डॉट इनर HTML लगता है अंदर दिखाने के लिए डेटा को। उसमें क्या करो, अब उसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के अंदर हम इंडेक्स पास कर देते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या चला गया, 0 वाला क्वेश्चन चला गया, और उसके अंदर ये इसको एक्सेस कर लिया। अभी ये वाला QES कौन सा, ये वाला वो है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है। और इस लोड क्वेश्चन फंक्शन को भी मैं एक बार कॉल कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन तो तभी चलेगा जब उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आ चुका है, HTML स्टैट्स 4। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 2, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे लगा सकते हो, बट 0, और बैकटिक लगाकर भी इसको यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें क्वेश्चंस नंबर दिखाने हैं तो तुम यहाँ पे दिखा सकते हो इंडेक्स प्लस प्लस। अगर शो करना है इंडेक्स प्लस 1 करके भी शो कर सकते हो, पर इसमें तो डॉलर लगेगा ना। इंडेक्स प्लस 1, और ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएं, तो इधर मैं इसको इसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। और अभी अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन HTML स्टैंड्स फॉर यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ मुझे ऑप्शंस भी दिखाने हैं, तो ऑप्शंस शो कराने के लिए हमें वहाँ पर क्या लिया हुआ है, ऑप्शंस नाम की क्लास ली हुई है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ, और इधर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे सारा उठा लेगा। क्वेरी सेलेक्टर और किसको उठाना है, ऑप्शंस को। अब ये ऑप्शंस कहाँ है, ये ऑप्शंस तो यहाँ पर हमें डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लासेस बना रखी। ये देखो ऑप्शंस नाम की क्लास है, फिर यहाँ पर भी ऑप्शंस नाम से क्लास है। तो क्लासेस डॉट से एक्सेस होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डॉट लगाएंगे। तो ऑप्शंस, अब हम ऑप्शंस को यहाँ पर शो करते हैं।
तो जब ऑप्शंस को शो करोगे तो वो क्या देगा, हमें एक एरे देगा। चाहो तो कंसोल में चेक कर सकते हो, एक एरे मिलेगा, उसके अंदर नोड लिस्ट वगैरह। तो एक नोड देखो यहाँ पे 4 लिस्ट आ रही है, तो वही एरे का फॉर्मेट आ रहा है। तो 0 वाला 1 वाला जो भी है उसके अंदर वो चीज़ें हमें इसके अंदर क्या करनी है, पास करनी। तो क्या दिया इसने, एक लिस्ट दी जिसमें ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पर। अब इनको एक्सेस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो ऑप्शंस इसमें 0 वाला फर्स्ट का उठाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट था, मतलब टैग जो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। और इसके अंदर हम इनर एस्टिमेट भेजने के लिए तो क्या भेजेंगे हम इसमें, इसमें हम भेजेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उसमें इंडेक्स है, तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट हम इसमें देखते हैं चेक करके। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आ गया यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली हम जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी इसमें डालेंगे, 1 2 एंड 3। तो इधर हमारे पास ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, बी सी एंड डी। तो ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। अभी इसको सबमिट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, या नेक्स्ट लिख दो, बटन का नाम तो कुछ भी रख सकते हो। तो सबमिट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करता हूँ फिलहाल, सबमिट क्विज। तो मैंने एक सबमिट क्विज नाम से यहाँ पर फंक्शन बनाया। और एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं इसको चलाऊंगा। तो इस बटन पे जब मैं ऑन क्लिक करूँ तो मेरा वो जो सबमिट क्विज है वो फंक्शन मेरा चल जाए। सबमिट क्विज फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये चल रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। सबमिट क्विज। अब इस फंक्शन के अंदर ओके तो हमें लिखना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉल कराऊंगा। लेकिन उसको कॉल कराने से पहले मैंने लिख दिया कि इंडेक्स में प्लस प्लस करो और लोड क्वेश्चन को फिर से कॉल करो। फंक्शन को तो फंक्शन कितनी बारी कॉल किया जा सकता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, शायद 4 ही क्वेश्चंस मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो इतना बन गया हमारा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस पर क्लिक करने से नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अब हमें ये टारगेट करना है कि यूजर
अगर यहाँ से कोई आंसर सेलेक्ट करता है तो उस आंसर का मुझे पता लगना चाहिए यूजर ने क्या आंसर सेलेक्ट किया है, और जो करेक्ट आंसर है उससे उसको मैच कर कंपेयर कराना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बना दिया चेक आंसर। अब आंसर चेक अगर हमें करने हैं तो उससे पहले चेक आंसर फंक्शन है, इसमें मैं लूप चलाता हूँ। तो मैंने एक ans ले लिया वेरिएबल, और इसमें मैं लूप चलाता हूँ ताकि मुझे सारे के सारे इनपुट बॉक्सेस दिखें पहले क्या। तो हमने यहाँ पे लगाया ऑप्शंस बटन, जो है ऑप्शंस हैं जितने भी इनपुट बॉक्सेस, उसमें मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया। फॉर ईच लूप क्या होता है, इसके अंदर एक फंक्शन एज ए पैरामीटर जाता है, लेंथ निकालने की नीड नहीं है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया OPTUN ऑप्शन, तो जितने भी ऑप्शन थे ऑप्शन में कॉपी हो गए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन, तो अब ये हमें क्या देता है पहले ये चेक करेंगे, लेकिन चेक आंसर को कॉल भी करना पड़ेगा। चेक आंसर को मैं कॉल करता हूँ सबमिट क्विज जो है, यहाँ पर मैं चेक आंसर को कॉल करता हूँ। थर्ड वाला सिलेक्ट किया, तो देखो जितने भी हैं सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तब भी ऑप्शंस दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शंस तो सेलेक्ट हो रहे हैं, बट हमें ये देखना है उसने सेलेक्ट क्या किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन, इफ यहाँ पे ऑप्शन रख दो, चाहो तो इनपुट रख, नाम है कुछ भी रख दो, चाहे नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनपुट, और इनपुट डॉट चेक्ड, इसके अंदर चेक्ड ही होता है। अगर यूजर क्लिक करेगा तो चेक्ड वाली प्रॉपर्टी आएगी, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इनपुट डॉट चेक्ड के अंदर क्या जा रहा है। देखो यूजर इस पे क्लिक करता है, ओके करता है, तो देखो ट्रू आया। इसको यहाँ पे क्लिक करेगा तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और इधर मैं डाल देता हूँ वैल्यू। अब वैल्यू में डालेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू में क्या होगा, यूजर ने जो सिलेक्ट किया है वो आएगा। जैसे मैंने सी आउटपुट सेलेक्ट किया, तो देखो पता लग रहा है यूजर ने सी सेलेक्ट किया, मैंने किया 1 सेलेक्ट, तो पता लग रहा है यूजर ने यही सेलेक्ट किया है। तो यूजर ने क्या सेलेक्ट किया वो चीज हम यहाँ से कैप्चर कर पा रहे हैं, यूजर ने क्या सेलेक्ट किया। जो भी यूजर ने सेलेक्ट किया उसको मैंने ans जो वेरिएबल था उसमें स्टोर करा दिया। और ये रिटर्निंग वाला फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दे किसको, ans को क्या करे, रिटर्न कर दे। ठीक है, ans को रिटर्न करेगा, तो ये जो चेक आंसर फंक्शन है उसको स्टोर कराओ, और यहाँ पर मैं इसे ans को प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या मिलता। वही टास्क है, उसको फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर देगा चेक आंसर, और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा वो हमें मिल जाएगा। देखो बट एक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ठीक करेंगे। अभी फिलहाल आउटपुट हमें मिल रहा है यूजर ने क्या आंसर सेलेक्ट किया।
और उसका करेक्ट आंसर भी चेक करना है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही यूजर एक आंसर सेलेक्ट करता है और नेक्स्ट पे जाता है तो नेक्स्ट में ऑलरेडी क्लिक होके आता है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, क्लिक ये नहीं होना चाहिए, एम्प्टी होकर आना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी होके आना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक रीसेट नाम से फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, रीसेट। या रीसेट क्वेश्चन कर दो कुछ भी। यहाँ पर भी वही ऑप्शंस, डॉट फॉर ईच फंक्शन तो इधर हम लिख देंगे कि जितने भी इनपुट हैं इनपुट और चेक्ड है उनको क्या करो, फॉल्स कर दो। फॉल्स तो कर देंगे लेकिन इस फंक्शन को कॉल भी करना है। अब कॉल कहाँ करता हूँ, क्वेश्चन को लोड करने से पहले मैंने क्या किया, रीसेट को कॉल कर दिया। अब एक बार देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यूजर ने लिया है बी, तो बी आया। अब देखो स्क्रीन क्लियर हो गई है, तो इसका आंसर यूजर ने सी लिया तो सी आया, और फिर से स्क्रीन क्लियर हो गई है, ये है। तो इतना काम तो हमारा बन गया है कि यूजर कौन सा आंसर सेलेक्ट, मतलब जो भी यूजर है वो क्या आंसर दे रहा है हमें, हम उसको पकड़ पा रहे हैं कौन सा आंसर वो सिलेक्ट कर रहा है। और जब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो जितने भी रेडियो बटन हमने बना रखे हैं यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाते हैं। और रेडियो बटन होने क्या चाहिए, खाली होने चाहिए। ठीक है, तो रेडियो बटन क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। चलो इतना हो गया। अब मुझे लास्ट में ये भी चेक करना है कि यूजर आंसर सेलेक्ट करता जा रहा है, नेक्स्ट पे भी जा रहे हैं, और मुझे लास्ट में ये भी चेक करना है कि यूजर ने कितने आंसर सेलेक्ट, मतलब कितने राइट आंसर थे कितने रॉन्ग थे। तो मैं कुछ एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, एक लेट राइट जो आंसर थे उनके लिए 0, और जो रॉन्ग जो आंसर थे उनके लिए भी 0। राइट और रॉन्ग आंसर्स के लिए क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। चलो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास सबमिट क्विज है, एक क्वेश्चंस भी टैग कर लो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, कि क्विज एंड कब करना है। तुम यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ कैसे निकलेगी, ये टोटल क्वेश्चन ले लो, टोटल नाम से वेरिएबल लिया एक, और इसमें हम लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर इक्वेशंस नाम का जो एरे है उसकी लेंथ यहाँ पर फाइंड करो, तो लेंथ आ जाएगी टोटल के अंदर।
वो टोटल लेंथ कब कॉल होगी? तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ, और यहाँ पे मैं जो कॉल करूंगा वो एंड क्विज फंक्शन कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड क्विज, तो यहाँ पे क्विज को एंड कर दिया बस अलर्ट लगा के। तो एंड क्विज फंक्शन भी कॉल करना होगा, इसको हम कॉल कब करेंगे? इफ जो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू आ जाती है किसके? लेंथ के। -1, तो मेरे पास यहाँ पर एंड क्विज फंक्शन कॉल कर, तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए। और एक बार करेक्ट आंसर भी मैच कर लेते हैं कि ये तो आंसर तो यूजर ने जो सेलेक्ट किया वो है, और जो राइट आंसर है वो कहाँ से पता लगेगा? वो क्वेश्चन से ही पता लगेगा राइट आंसर जो। तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसको इस तरीके से चेक करेंगे, इफ जो यूजर ने आंसर सेलेक्ट किया है वो इक्वल होना चाहिए किसके? जो ऊपर क्वेश्चंस हैं QUES, क्वेश्चंस है, QUS नहीं, क्वेश्चंस लिया हुआ है, क्वेश्चंस। तो इसके अंदर इंडेक्स, अब इंडेक्स के अंदर हम राइट के लिए हमने वहां पे लिया हुआ है करेक्ट। तो हम जो राइट वाला वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज एल्स इसके अंदर जो रॉन्ग है उसको प्लस प्लस करेंगे। तो राइट आंसर को प्लस प्लस किया है और रॉन्ग को प्लस प्लस किया है। यहाँ एक बार चेक करके देखते हैं कितना कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्या कुछ रिजल्टिंग यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार तो इसको क्वेश्चंस इंडेक्स डॉट करेक्ट, राइट आंसर कॉमा, और रॉन्ग आंसर वाला जो है, और एक आंसर जो है ये तो हो गया आंसर यूजर ने क्या दिया, और जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क इंडेक्स इसमें आएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसका आंसर लिया C। तो देखो
यूजर ने जो आंसर सेलेक्ट किया है वो सी, जबकि उसका राइट आंसर है ए। अगर मैं इस पे चेक करता हूँ विच वन ऑफ द इज नॉट ए सेमेंटिक टैग, अब सेमेंटिक टैग डिव एक सेमेंटिक टैग नहीं है। अगर मैं इस पर डालूंगा तो करेक्ट देगा, अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ सेकंड वाला करेक्ट देगा, बी आंसर करेक्ट है। तो कंसोल आई थिंक काफ़ी जगह पर लग गया है। तो ये देखो, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर चेक कर ली हैं कि करेक्ट कौन सा है और क्या हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है, तो राइट आंसर भी यही है और यूजर के द्वारा जो आंसर पिक किया गया है क्वेश्चन का वो भी सेम है। इसको मैंने कमेंट बना दिया, दोनों लाइनों को कमेंट आउट कर दिया, दोनों लाइन्स को कमेंट आउट कर दिया। तो अब देखते हैं ये ठीक चल रहा है। अब कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं ये तो हमें बाद में ही देखें, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे ये लास्ट क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक स्क्रीन चेंज हो जाए। अब स्क्रीन कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो एंड क्विज है, एंड क्विज को कॉल किया था, क्विज वाले सेक्शन में हम यहाँ पे चलते हैं। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई करेंगे जो हमारे पास डिव है ये वाला जिसमें HTML का फॉर्म है। QUES इसका नाम है, QUES इसकी आईडी है। पर क्लास का नाम क्या है, इनर है। तो मैं डायरेक्ट ही इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाकर इसमें चेक कर देता। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिंगल को सिलेक्ट करना है, तो क्लास थी हमारे पास इनर डॉट इनर HTML, और इसके अंदर हम भेजते हैं इनर HTML के अंदर ही अब कुछ टेक्स्ट यहाँ पर भेजेंगे जैसे इनर HTML, और इसमें मैं एक मैसेज पास करता हूँ। तो यहाँ पर हम बैकटिक लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने बैकटिक लगाकर यहाँ पे लिखा H3 कि थैंक्स फॉर प्ले क्विज, ये इसमें पास कर दिया। अब देखेंगे कि लास्ट में आता है नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लास्ट में आना चाहिए। इससे आगे नहीं जा रहा है। एंड क्विज को हमने -1 लगा दिया है क्या, -1 हटा दो, लेंथ हो तो। अब चलाते हैं 1, अब आ गया, ठीक है, थैंक्स फॉर प्लेइंग क्विज। तो ये मैसेज भी हमारा यहाँ पर आ गया है, थैंक्स फॉर प्लेइंग क्विज। जैसे यूज़र कोई आंसर सेलेक्ट करता है फिर नेक्स्ट पे जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पहले की बात ही क्यों आ रहा है, कहाँ पर लेस देन, अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू है, अच्छा लेंथ नहीं टोटल, तो टोटल की इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, अब लास्ट में आना चाहिए थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है। और अगर हम -1 करेंगे
थ्री फोर। अब ठीक है, -1 से एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है यार, अब देखो इसमें जो भी दिखाना हो दिखा दो, ये कंप्लीट बन तो गया ही है। इसमें हमें कोई और मैसेज दिखाना हो कि टोटल राइट आंसर कितने हैं। बाकी डेकोरेट इसको कर सकते हो, मैंने लिखा कि राइट आंसर जो है डॉलर करली ओपन करली क्लोज राइट वाले वेरिएबल में राइट आंसर मिलेंगे, और जो रोंग का है उसमें रोंग आंसर मिलेगा। ठीक, मैंने रोंग भी डाल दिया है, और एक बार इसको टेस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, which one of the following tag is not true, not a semantic tag। तो मैंने हेडर कर दिया है, गलत आंसर डाल दिया। लार्जेस्ट ट्रेडिंग H1 है। ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास मार्क दिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें 4 थे, I3 कहाँ पर गड़बड़ हुई है। आंसर नहीं दिया गया किसी का, ऐसा तो नहीं रह गया है। 1 2 3 4, काउंटिंग कम क्यों कर रहा है। -1 लगा दिया, उसकी वजह से हो सकता है। अब टेस्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अभी ठीक आ रहा है। रॉन्ग आंसर 3 है, राइट आंसर 1 है। तो ये इस तरीके से हमारा क्विज ऐप बनता है। ठीक है, इसको तुम CSS वगैरह लगा के कैसे भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्टली सारी फंक्शनैलिटी लगी है, डॉम के कॉन्सेप्ट भी लगे हैं, एरे भी लगा है, ऑब्जेक्ट भी लगा है, फंक्शंस भी बने हुए हैं। तो प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी थोड़ा सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, कब किस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना है। तो कितने भी फंक्शंस बन सकते हैं। तो मोस्टली हम जो फंक्शंस के नाम रखते हैं वो ऐसे नाम रखते हैं कि जिस पर्पस के लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उससे रिलेटेड ही नेम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा नाम रखोगे तो चलेगा नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने क्विज ऐप इसमें बनवाया। क्विज ऐप कैसे, एक कन्वर्टर बनाया था, एक क्विज ऐप बनवा दिया है, और इसके अंदर एक चीज़ और भी है, मैं एक और बनवा देता हूँ।
तो एक टिक टैक टो गेम आसान सा है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी बना देते हैं टिक टैक टो। तो उसके लिए HTML CSS का सिंटैक्स लेना होगा हमें। तो HTML CSS मैं ले लेता हूँ बार यहाँ से। तो जावास्क्रिप्ट है, तो एक फाइल बनाते हैं इसमें .html। इसके अंदर हम HTML रखेंगे, इसके अंदर हम CSS रखते हैं, और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। तो वी हैव 3 फाइल्स हियर। यहाँ पर हम HTML की जो फाइल है उसका कोड लिखेंगे, HTML की जो फाइल अवेलेबल है। कॉपी किया इसे, तो जो हमारे पास टिक.html है उसमें पेस्ट कर दिया। कॉपी नहीं हुई फाइल, और एक CSS की फाइल है, तो CSS वाली भी ओपन करेंगे। ये CSS वाली जो फाइल है, इसको हम CSS वाली जो इसका जो CSS है उसमें CSS रख देते हैं। और लिंक आई थिंक है HTML में, JS को लिंक किया हुआ है, HTML के अंदर CSS को लिंक किया। फाइल को अगर हम चलाते हैं तो कुछ ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लुक वाइज बॉक्सेस कैसे बने हैं, उनके नाम ऊपर एक हेडिंग डाल रखा है, नीचे गेम को रीसेट किया हुआ है। देखो कि HTML में क्या कुछ बना हुआ है। HTML में ऊपर हमने h1 डाल रखा है, टिक टैक टो गेम एक डिव बना रखा है। उसके बाद एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें बटन बना रखे हैं, कितने 9 बॉक्सेस बना रखे हैं, क्योंकि इसमें 9 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बटन हमने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, नीचे एक रिसेट बटन है। उसके बाद CSS से सारा डिजाइन सेट है। अगर हम इस पे इसकी मैं CSS को स्टॉप करूंगा तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा तुम्हें। अब हम धीरे धीरे अगर CSS को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, फर्स्ट वाले से रिमूव कर दिया, मार्जिन पैडिंग दे दी टॉप से, तो थोड़ा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर डालते हैं, हेडिंग वगैरह को सेट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर हमें कंटेनर, तो इस पे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अगर हम यहाँ तक आते हैं तो ये कुछ अभी ऐसा देखने को मिलेगा, गैप आ चुका है। ठीक है, अब जो बॉक्सेस हैं, तो अगर हम उन बॉक्सेस पे विड्थ और हाइट दे देते हैं तो ये आ गए। तो इनकी बटन्स जो हैं उन पे हमने क्लासेस यहाँ पे लगा रखी, बटन पे तो क्लास लगा रखी है, तो उन बॉक्सेस की विड्थ और हाइट दे दी। और रीसेट बटन जो है उसको थोड़ा स्टाइलिश लेना है, तो हम रीसेट बटन को स्टाइलिश ले लेंगे। फिर ऊपर वाला जो था ये बटन न्यू गेम, इसको भी हम कर लेते हैं मैसेज कंटेनर डॉट मैसेज, और जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हिडन कर दिया है। और फिर हैश न्यू गेम, उस पर भी बॉर्डर मार्जिन पैडिंग लगा दी है, देखिए वो थोड़ा स्टाइलिश बने।
कर दिया कंप्लीट को, तो ये हमारा ऐसा बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर देखने को आएगा। यहाँ से रिमूव किया इसको और यहाँ से रिमूव किया। अब देखो ये जो ऊपर वाला बटन है वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन लिखा हुआ है। HTML पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखो एक div बना रखा कंप्लीट, ये div है, इसकी क्लास MSG कंटेनर है और एक कोर क्लास इस पे लगा रखी है हाइट, फिर नीचे एक स्पैन टैग लगा हुआ है, उस पे हमारे पास एक आईडी है जिसके अंदर लिखा हुआ है न्यू गेम। तो जब हम इसको हाइड करेंगे, अगर मैं ये हाइड वाली क्लास हटा दूंगा तो ये हमें दिखेगा, देखो न्यू गेम। बट अगर हम हाइड क्लास को ऐड करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो ये तो था HTML का पोर्शन और CSS। HTML और CSS का क्या रोल है यहाँ? तो सिर्फ जितना जो यूजर को दिखाई देगी स्क्रीन वो दिखने में कैसी है, ये सारा डिसाइड हम HTML और CSS की हेल्प से करते हैं। अब इससे आगे का जो भी काम है, जो भी प्रोसेस इससे आगे चलेगा उसमें क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आता है। अब जो भी काम करेगी वो जावास्क्रिप्ट करेगी। अब यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। अब देखो सबसे पहले हमें तो इन बटन्स को टारगेट करना है कि यूजर इस बटन पे, अच्छा उससे पहले मैं एक बार ये बता दूं कि अगर हमें ऐसा गेम बना रहे हैं टिक टैक टो का, तो विनर को कैसे डिसाइड करोगे? तो विनर तो हमारे हाथ में है, विनर कैसे बनाना है। अब मल्टी डायमेंशन एरे मतलब 2D एरे जो होता है, तो अगर मैं यहाँ बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे 1 2 3। कहने का मतलब तुम्हारे पास 9 बॉक्सेस हैं, अगर हम उनको एरे से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 0 1 2, ये बॉक्सेस की लोकेशन है बटन्स की, 3 4 5 6 7 8। तो 2 प्लेयर्स चलेंगे, जैसे एक्स और वाई क्रॉस एंड कुछ भी ये बना सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जब इनकी टर्न आती है तो अगर एक्स एक्स एक्स, जैसे यहाँ पर भी यूजर मतलब इस यूजर का एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स, अगर सेम पैटर्न आ जाता है रो में, कॉलम में या डायगोनल में, तो वो जो विनर मतलब वो जो प्लेयर है विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये एक्स की जगह ओ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कितने विनिंग पैटर्न्स बनाएंगे, एक विनिंग पैटर्न ये हो सकता है, एक विनिंग पैटर्न मतलब सेम लाइन में रखा एक विनिंग पैटर्न, 3 विनिंग पैटर्न तो ये हो गए, फिर एक विनिंग पैटर्न ये, फिर एक ये, फिर एक ये, तो 6 हो गए। डायगोनल में लोगे
तो ऐसे ये डायगोनल और ये डायगोनल, बाकी डिपेंड करता मैं कैसे बना। तो टोटल 8 विनिंग पैटर्न्स हैं। इसका मतलब एक एरे बनेगा, 2 डायमेंशन एरे। तो पहला विनिंग पैटर्न बनता है 0 1 2, दूसरा विनिंग पैटर्न बनता है 3 4 5, तीसरा विनिंग पैटर्न बन रहा है 6 7 8, फिर हमारे पास एक विनिंग पैटर्न डायलॉग में बना, डायलॉग उसमें डायगोनल में देखेंगे तो 2 4 6, और इधर देखेंगे तो 0 4 8 0 4 8, और कौन सा रहेगा, ये ऐसे हो गए 0 3 6 कॉलम फॉर्मेट वाले। तो टोटल 8 विनिंग पैटर्न्स बनाए हैं। तो ये हमारे एरे के अंदर रहेंगे सारे के सारे। ये फर्स्ट एरे है, ये सेकंड एरे है, और इस पे कंप्लीट एरे यहाँ पे लगेगा, नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो विनिंग पैटर्न बने हुए हैं, उनको हम एज इट इज यहाँ पर ले लेते हैं। जो विनिंग पैटर्न है, देखो यही पैटर्न है विनिंग पैटर्न, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ। इस कोड को टाइप करने में टाइम लगेगा, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम यहाँ पे विनिंग पैटर्न बता देंगे, ये विनिंग पैटर्न है। अगर ये पैटर्न मैच होते हैं दोनों में से किसी भी प्लेयर के, तो विनर डिक्लेयर किया जाएगा। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हम बटर को टारगेट बनाएंगे कि यूजर इस बटर पे क्लिक कर रहा है तो हमें कुछ मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक क्लास बनी हुई है गेम, और एक क्लास बनी हुई है बॉक्स। तो मैं बॉक्स जो क्लास है उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो बॉक्स क्लास है, अगर उसको एक्सेस करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा लेड बॉक्स, या बॉक्स क्यों, बॉक्सेस कर दो, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और वहां से हमारे पास डॉट बॉक्स क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन चलाएंगे कि बॉक्सेस, अभी बॉक्सेस है तो इन बॉक्सेस को एक्सेस करते हैं फॉर ईच लूप। यहाँ मैंने लिखा बॉक्स, और यहाँ पे मैं एक एड इवेंट लिसनर फंक्शन, वही बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर। और एड इवेंट लिसनर में क्या होता है, हमने कहा कि क्लिक, यूजर अगर इस पर क्लिक करता है तो फिर से एक फंक्शन चले। यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ जैसे कि ओके, टेस्ट करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कहीं पर भी मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ओके यहाँ पर आ रहा है। तो जो हमारा फंक्शन है वो चल रहा है। अब मैं इतना तो ये हमने यहाँ पर बनाया, तो इसी में मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ये भी लगा सकता हूँ कि जो बॉक्स है उसमें मैं इनर एचटीएमएल भी लगा सकता हूँ कि वहां पर क्या करो, ABC भेज दो। तो अभी देखो इसमें क्या आएगा, इस पे क्लिक किया ABC आया, इस पे क्लिक किया ABC आया, इस पे क्लिक किया ABC आया। तो हमें ABC तो स्टोर नहीं करना, किसकी टर्न पहले आएगी वो लिख सकते हो। मैं X अगर डालता हूँ तो अब देखो मुझे यहाँ पर X X X मिलेगा। तो इसके लिए मुझे प्लेयर को डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कौन से प्लेयर की टर्न आएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं उसको क्या कर दूंगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हो टर्न, तो एक्स की टर्न है तो उसको मैंने ट्रू पास कर दिया। तो
यहाँ मैंने ट्रू पास किया। अब जब हम ट्रू पास करेंगे तो इधर देखेंगे कि इफ टर्न एक्स, इसका मतलब ऑटोमेटिक ट्रू है, तो क्या करो, बॉक्स डॉट इनर HTML के अंदर x को स्टोर करो और इसकी जो टर्न है इसको क्या करो, फोर्स करो। एल्स बॉक्स डॉट इनर HTML, तो वो डाल दिया है 0 और उसके बाद जो टर्न, जो x की टर्न है उसको वापस उसकी टर्न डाल देते हैं। देखो x आ रहा है, वो आ रहा है, x आ रहा है, वो आ रहा है, x आ रहा है, वो आ रहा है। बट कुछ एक केसेस होंगे कि यहाँ पे जैसे x है तो मैं देखो कभी x आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी x आ रहा है, कभी वो आ रहा है, क्योंकि बॉक्स को डिसेबल भी करना पड़ेगा। जब इसका काम खत्म हो जाता है तो बॉक्स क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। ये काम भी हमें करना पड़ेगा कि जो बॉक्स है डॉट डिसेबल्ड। देखते हैं, क्लिक किया, अब देखो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब बॉक्स डिसेबल नहीं हुआ। साथ में ही लगाना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं है। डिसेबल्ड फंक्शन तो नहीं है, आई थिंक कभी फंक्शन तो नहीं होता है डिसेबल्ड। आई थिंक बॉक्स डॉट डिसेबल एक फंक्शन हो सकता है। अच्छा, डिसेबल्ड में भी वैल्यू ही पास करनी पड़ती है, ऐसे काम करता नहीं है। बॉक्स डॉट डिस, और उसके बाद बताना पड़ता है ट्रू, यहाँ डिसेबल हो गया है। और अब अगर चेक करेंगे तो देखो अब चेंज नहीं, अभी भी हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से काम नहीं कर रहा है, तो इधर करेंगे। पर मैं ब्रैकेट कहाँ रह गई, 29.7। कौन से ब्रैकेट स्किप हो गए, अभी देखो अब बटन अभी भी चल रहा है, बट इसमें तो नहीं चलना चाहिए। अच्छा, डिसेबल की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, ABLED, डिसेबल्ड, ABLED स्पेलिंग गलत लिख दी, इसकी वजह से वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब ठीक है, देखो अब दोबारा से वो उस बटन पे क्लिक नहीं कर सकता। बट अगर आप चाहो तो ये थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह फाइल लगा सकते हैं, वही बॉक्स और डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में अगर हमें CSS लगानी है तो हम स्टाइल लगाते हैं, बॉक्स टू डॉट स्टाइल, फिर यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और उसके अंदर लिखा कलर, तो जैसे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ और इसी को नीचे लगाते हैं इधर, और इसका जो कलर है वो हमने ग्रीन कर दिया या ब्लू कर दिया, तो अब कलर चेंज हो जाएंगे। ये रेड में आ रहा है, ये ब्लू में, ग्रीन में आ रहा है, रेड के इस तरीके से। ठीक है,
तो ग्रीन ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा चेंज कर लेते, ग्रीन शो नहीं हो रहा ज्यादा। तो अब थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। तो इससे क्या है कि हम बॉक्सेस पे क्लिक कर पा रहे हैं और ये सारे हो गए। अभी विनर वगैरह इतना काम हो गया, हमने यूआई बनाया है कि, और उसके बाद यूजर बॉक्स में जो क्लिक कर रहा है कौन सी वैल्यू मिल रही है, एक बार एक की टर्न आएगी। अब आता है विनर को डिसाइड करना। अब विनर डिसाइड करने के लिए हमने ऊपर विनिंग पैटर्न्स लिए हुए, विन पैटर्न। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक एरे यहाँ पे देख पा रहे हो, नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट है। तो इस पे भी हमारा क्या होगा, लूप, मतलब फॉर ईच लूप वगैरह जो भी लूप लगाओगे वो हमें लगाना पड़ेगा फॉर ईच लूप वगैरह में। तो सारी की सारी चीजें वही अप्लाई होंगी। हाँ, विनिंग पैटर्न तो अपने आप डिसाइड करने हैं, वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है। कोई भी विनिंग पैटर्न बना सकते हो, वो तो मैंने बताया कि एक डायरेक्शन में आएंगे तो वो विन कर जाएगा। वो एक डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन थी सारी ले ली मैंने, कि वो डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, इसीलिए तो यहाँ पे डायग्राम समझाया था। वो तो यू, जो गेम बना रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, वो किस तरीके से उसको विन करना चाहता है। मैंने यही कहा कि एक डायरेक्शन में या तो ऐसे आ गई तो जीत जाएगा प्लेयर, या ऐसे आ गई, तो मैंने तो ये डायरेक्शन ले रखी। इनमें से कोई भी एक डायरेक्शन आती है तो विनिंग हो, वो मतलब विन हो जाएगा। अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो डायरेक्शन ली है। तो वही सारे के सारे यहाँ पे सेट कर दिए जितने थे। टोटल 8 बन रही थी तो 8 डाल दी मैंने। चलो, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं चेक विनर। एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, विनर चेक करना है तो। चेक विनर फंक्शन है, इसमें विन पैटर्न है, इस पे भी फॉर ईच लूप। इसके अंदर मैंने लिया पैटर्न, आई थिंक नेस्टेड लूप होगा, दो लूप के अंदर लूप है ना, दो लूप चलेगा, एक से ही काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पैटर्न्स पे ये फॉर ईच लूप फंक्शन लगता है। अच्छा, जितने भी विन पैटर्न थे वो इसके अंदर पैटर्न के अंदर कॉपी हो गए। और यहाँ पे मैंने ये बॉक्स का तो बताया था कि बॉक्स का डेटा कैसे उठेगा, बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल से क्या आता है। और पैटर्न्स अगर चेक करोगे तो अभी तुम्हें पैटर्न यहाँ पे दिखेंगे भी, पैटर्न। ठीक है, कंसोल में मैंने इसको ऐड किया है अभी पैटर्न को।
तो पैटर्न 0 करोगे, पहले वाला दिख जाएगा इस तरीके से 0 0, वही नेस्टेड एरे का कंसेप्ट। इसको कॉल क्या करना है, इस चेक विनर को कॉल करना है इफ एल्स चेक विनर फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। अभी टेस्ट करके देखते हैं थोड़ा। देखो पैटर्न तो आए हैं इसके अंदर, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा पैटर्न तो देगा वो। कौन कौन सा पैटर्न देगा, क्योंकि पैटर्न है जिस पे भी क्लिक करेगा। हमें तो खाली पैटर्न डाला है बस, पैटर्न 0, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं, 0 वाला पैटर्न दे रहा है हमें। अब ये जो पैटर्न्स हैं इधर, एक थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा इसको। तो इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल लगाते हैं तो क्या करता है वो, अंदर का डेटा दे देता है, अंदर का डेटा दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन लगभग 3 वही पोजीशन होंगी, 3 पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बॉक्सेस ऊपर लिया हुआ है, तो एक तो डायरेक्ट लेट पोजीशन 1, मैं डायरेक्ट ही डाल देता हूँ पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 3 पोजीशंस होंगी। मतलब 3 पोजीशन सेम होनी चाहिए, अगर कोई भी 3 पोजीशन मैच होती हैं तो वो विनर डिक्लेयर करना था। अब इसके अंदर बॉक्सेस तो ऊपर हैं ही, बॉक्सेस के अंदर मैं इस पैटर्न को डाल देता हूँ, इस पैटर्न को यहाँ पे पास कर। नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट है सेम वही, पैटर्न 0। और इसके अंदर अगर हम इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल लगाएं तो बताएगा कि x आया है या y आया है, क्या आ रहा है। मतलब x y नहीं था, x आ रहा है या o आ रहा है। इनर एचटीएमएल तो 0 कंसोल को हटा देते हैं, कंसोल की तो जो है नहीं, 0 1 2 ये 3 ही पैटर्न होंगे इधर, 1 और तो इसी तरह से चल रहे हैं ये 0 वाली लाइन, 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन। यहाँ पे मैं पोजीशंस को अगर स्क्रीन पे प्रिंट करा के देखना चाहो तो देख सकते हो, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तो देखो एक्स 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 कहाँ कहाँ है वो बताएगा। ये वो एरे का ही पैटर्न मैच करता हुआ जा रहा है कि एक्स यहाँ पे लिया है तो ये पैटर्न कहाँ कहाँ है, 0 वाला पैटर्न कहाँ कहाँ था। 0 वाला पैटर्न देख सकते हो, एक 0 का पैटर्न ये रहा, एक 0 का पैटर्न ये रहा। तो जहाँ जहाँ 0 पैटर्न उसको दिखा वहाँ वहाँ उसने एक्स स्क्रीन पे दिखा दिया। जो पैटर्न थे एक वहाँ मैच हो रहा था, एक वहाँ, 3 ही में इसने दिखाया है। तो कंसोल का अब हमें करना है क्या, इनको मैच कराना है कि पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। एक तो क्या है ये खाली नहीं होनी चाहिए 3 पोजीशन, क्योंकि तीनों की तीनों पोजीशन फिल्ड होनी चाहिए। खाली होंगी तो फिर विनर डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, उसको 3 बार तो चलना ही पड़ेगा। ये है इफ, यहाँ पे लगा सकते हो पोजीशन 1, ठीक है, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये से लगा दो चाहे, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक, पोजीशन 2 भी उसको चलनी, मतलब ये भी खाली नहीं होनी चाहिए, या इनमें से कोई भी एक है पोजीशन 3 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो अंदर का पार्ट नहीं चलेगा, अगर नहीं है तो फिर अंदर वाला ही चलेगा। पोजीशन 1 की वैल्यू, पोजीशन 1 किसके इक्वल होना चाहिए, पोजीशन 2 के। एंड
पोजीशन 2 इक्वल होना चाहिए मेरा पोजीशन 3 के। बस यहाँ पर भी ट्रिप, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि विनर इज बैकटिक लगा दिया, जो पोजीशन वाले कोई विनर कर दिया है। कोई भी एक पोजीशन ले लो, POS1 ये विनर। अब मैच करना पड़ेगा, एक ही आ गया, मैं एक इधर कर देता हूँ एक इधर। तो देखो विनर इज X आ गया क्योंकि 3 पोजीशन मैच हो गई है। रिफ्रेश किया मैंने, अब की बार दूसरी डायरेक्शन में करके देख लेते हैं। ये O है और इधर X लिया मैंने, यहाँ O ले लिया है, इधर मैं X ले लेता हूँ, तब की बार विनर इज होगा। तो ये मेन लॉजिक ये हमारा बन गया। अब इसको शो कैसे कराना है, तो इसको तो मैं यहाँ कंसोल में शो करने की बजाय यहाँ ऊपर टॉप पे शो कर सकते हो, विनर इज दिस। और इसी के लिए हमने HTML में एक div बना रखा है इसको शो करने के लिए। ये देखो मैसेज स्पैन टैग के अंदर उस मैसेज को दिखाओगे यहाँ पर कि विनर कौन है। और अभी इसको हाइड कर रखा है, CSS में इसको हाइड कर रखा है। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे तो ये हाइड हट जाएगा वापस, JS की फंक्शन की हेल्प से। तो ये चेक विनर था। तो ये जो भी पोजीशन आती है यहाँ पर, ये जो भी POS2 है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ शो विनर, यहाँ पे कॉल कर देते हैं शो विनर, और POS1 को इसमें पास कर देंगे। अब ये जो शो विनर फंक्शन है इसको हमें क्रिएट करना होगा। चलो, क्योंकि यहाँ से हमने एक पैरामीटर पास किया है तो इसको मैं यहाँ एक्सेस करूँगा, अभी भी वही रिजल्ट आएगा। तो ये इसको शो करने का काम करेगा, ये वाला जो फंक्शन है। तो चाहे मैं यहाँ पर शो करूँ, चाहे मैं एक फंक्शन बनाकर उसको शो करूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं। ठीक है, बट हमें टारगेट अब किसको करना है, तो एक तो मैसेज कंटेनर को हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लगा के उठाना है। दूसरा जो MSG है इसको भी उठाना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं यहीं से उठा लेता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर MSG को, MSG जो है, और हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में देख सकते हो उसके अंदर जो भी क्लास बना रखी थी, दोनों चीज़ें मैं यहाँ से लेता हूँ, रीसेट बटन वगैरह। ये तो डोम का पार्ट है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं। देखो ये सारे रीसेट बटन, ठीक है, रीसेट बटन ने एक आईडी बना रखी है, हाइड नाम की क्लास है, MSG नाम की क्लास है, न्यू गेम नाम की एक आईडी है। HTML में चेक कर सकते हो, देखो न्यू गेम की एक आईडी है, हाइड नाम से हमारे पास एक क्लास है, MSG नाम से हमारे पास क्या है, क्लास है, और नीचे देख सकते हो रीसेट बटन नाम से एक आईडी है। तो डॉम से क्या किया हमने, डायरेक्ट उनको उठा के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रीसेट बटन को रीसेट बटन में और हाइड को कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया है, MSG को MSG के अंदर, न्यू गेम को न्यू गेम के अंदर। तभी तो डॉम से हमने HTML को टारगेट कर लिया। अब ये जो कंटेनर के अंदर आ गया है इधर हमारे, चाहो तो कंटेनर जरूरी नहीं इसको, चाहो तो यहाँ पर इसका नाम हाइड रख सकते हो, कुछ भी रख लो नाम, ठीक है, नेम कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये जो हाइड था यहाँ पर, जिसकी क्लास हमारे पास हाइड है, इसको डायरेक्ट हमें शो करना है। तो शो करने के लिए देखो यहाँ पे रिमूव क्लास का एक फंक्शन होता है, मैं कुछ फंक्शंस बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं छोटे मोटे जो हैं, क्लास लिस्ट, डॉक्यूमेंट
डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, तो क्लास लिस्ट ये HTML की प्रॉपर्टीज है। तो क्लास लिस्ट के अंदर एक तो फंक्शन होता है ऐड का, अगर मुझे क्लास ऐड करनी है। दूसरा फंक्शन होता है रिमूव का, अगर मुझे क्लास रिमूव करनी है। तीसरा फंक्शन होता है टॉगल, ऐड भी करता है रिमूव करता है। और मुझे अगर चेक करना है किस नाम से क्लास है या नहीं, तो उसमें होता है फंक्शन कंटेन्स। तो ये 4 फंक्शन इसके अंदर होते हैं क्लास के अंदर, डॉम के अंदर। डॉम के फंक्शन हैं क्लास के। ठीक है, तो डॉट क्लास लिस्ट, उसमें ऐड लगा सकते हो, रिमूव लगा सकते हो। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से टॉगल टॉगल दोनों काम करता है। अरे एक बार फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो ऐड कर देगा, सेकेंड टाइम क्लिक करोगे तो रिमूव कर देगा। तो यही फंक्शंस हमें यहाँ पे यूज करने हैं। हमें क्या करना है, जो जो क्लास तो ऑलरेडी इस पे है ही, इसको हाइड कर रखा था, ये रहा हाइड, हाइड किया हुआ था यहाँ पर। तो जेएस क्या करेगी, उस क्लास को रिमूव कर देगी कि उस हाइड को हटा दो वहां से। तो काम करना कहाँ है हमें, यहीं पे करना है। तो ऊपर क्या नाम था उसका, हाइड डॉट क्लास लिस्ट। तो मैंने कहा रिमूव क्लास, रिमूव, और क्लास का नेम क्या है, क्लास का नेम था हाइट। इसको हटा दो यार। ठीक है, इस क्लास को यहां से क्या कर दो, हटा दो। अच्छा, पहला काम तो क्लास को हटाने का है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि वो मैसेज स्पैन टैग के अंदर दिखना चाहिए। तो स्पैन को टारगेट किस में किया हुआ है, MSG में टारगेट किया हुआ है, MSG। तो हम इसमें कहेंगे MSG डॉट इनर HTML, और उसमें डाल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, यहाँ डाल दिया विनर इज, और विनर हमारा डायनेमिक वेरिएबल से आएगा, पोजीशन 1 से विनर आ गया। चेक करेंगे इसको। मैसेज नहीं आया, आई थिंक बटन तो आ गया बट मैसेज नहीं आया। डाउट तो नहीं लगेगा साथ में इसमें, करते हैं। नहीं, ऑटोमेटिक चलना चाहिए था ना, शो विनर। तो डॉट तो आएगा नहीं इसमें। और कोई रह गया है ऊपर, एक तो MSG था, एक हमारे पास हाइड था, क्वेरी सिलेक्टर MSG डिस्प्ले ब्लॉक हाइड डॉट क्लास आउट। ना ऐसे ही चल जाना चाहिए, और तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं हमें। रिमूव हमने कर ही दिया उसमें, मैसेज को डाल दिया। अच्छा, पोजीशंस ऊपर नीचे कर दी हैं, मे बी उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अभी पहले मैसेज को दिखाओ और हाइड क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अभी नहीं चला। MSG डॉट इनर HTML, अच्छा इक्वल टू नहीं लगा रखा इसलिए नहीं चला। अब चलेगा ये श्योर, ये है हमारे पास। तो देखो ये आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन इज विनर इज। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये विनर डिक्लेयर होता है, उसके बाद किसी और बटन पे क्लिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब करता जा रहा है तो विनर डिक्लेयर हो चुका है। तो ये भी हमें सेट करना होगा कि जैसे विनर डिक्लेयर होता है सारे के सारे बॉक्सेस डिसेबल होने चाहिए। तो बॉक्सेस को डिसेबल हम कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रखता हूँ डिसेबल्ड बटन्स।
जितने भी बटन्स हैं वो सभी के सभी हमें डिसेबल करने पड़ेंगे। तो ऊपर बॉक्सेस डॉट फॉर ईच फंक्शन बॉक्स, और मैंने कहा जो भी बॉक्सेस हैं वो डिसेबल हो जाएं, बॉक्सेस डॉट डिसेबल्ड, और उसके बाद ट्री लगा दिया। अभी ठीक है, अब किसी बटन पे क्लिक नहीं होगा, जब विनर डिक्लेयर हो जाएगा तो किसी भी बटन पे क्लिक नहीं होगा। देखो अब किसी और, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ अच्छा, फंक्शन बना तो दिया, चलाया तो है ही नहीं, इसको हमने कॉल नहीं किया, तो इसको कब कॉल करेंगे? जैसे ही विनर डिक्लेयर होता है यहाँ पर, तो विनर विनर जैसे ही हमारा डिक्लेयर हुआ, देन बटन्स को क्या कर दो, डिसेबल्ड, क्या था, डिसेबल्ड बटन, बटन या डिसेबल्ड बटन्स करते हैं, बटन। तो अब हमारे जो बटन्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो देखो अब किसी भी बटन पे यूजर क्लिक नहीं कर सकता। ये तो हमें दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कौन सी फंक्शनैलिटी क्या लगानी है। अब जब यूजर इस पे क्लिक करे न्यू गेम पे, तो ये बॉक्स हट जाए, वापस सारे ब्लैंक हो जाए। तो एक तो एनेबल्ड भी करना पड़ेगा, बॉक्सेस को वापस डिसेबल से हटाना पड़ेगा, तो एक फंक्शन और निकल चलेगा यहाँ पर, और फंक्शन का नाम फंक्शन एनेबल्ड बटन बॉक्सेस डॉट फॉर ईच बॉक्स डॉट एनेबल्ड डिसेबल्ड को क्या कर देंगे वापस फॉल्स, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे रीसेट पे। तो रीसेट तो हमने कहीं बटन ही नहीं बनाया, अभी चलाया ही नहीं है रीसेट, तो रीसेट को हमें चलाना पड़ेगा। क्या हो गया, इंटरनेट चला गया था क्या? कोई नहीं, ये कंप्लीट ही हो गया है, बस इसमें कुछ बचा तो है नहीं। नेट क्या था, डिसेबल्ड कर दिया मैंने, नेबल्ड कर दिया, विनर को डिक्लेयर कर दिया। क्लास में कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए सारे के सारे? तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब देखो न्यू गेम जो है, हमने न्यू गेम ऊपर बना रखा, ये रहा, तो इस पे वही ऐड इवेंट लिस्टनर लगाए, क्लिक करे तो एक फंक्शन चले, बटन दिस ऐड वो क्या कहते हैं एनेबल्ड हो जाए, और क्लास वापस लग जाए कौन सी, हाइट। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या कुछ ठीक आता है। तो देखो ये विनर, और जब मैं न्यू गेम पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्लिक नहीं हो रहा बटन पे। न्यू गेम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक। अभी देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार इसमें कंसोल लगाकर ओके टेस्ट कर लेते हैं क्या बटन पे क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने न्यू गेम पे क्लिक किया, ओके तो आ रहा है, एनेबल्ड बॉक्सेस इज, अच्छा हमारा बटन का नाम क्या था, एनेबल्ड बटन था, फंक्शन चेंज हो गया, अब चलेगा ही परफेक्टली, तो इसमें कोई है नहीं। ये विनर डिक्लेयर हुआ, और जैसे मैं न्यू गेम पे क्लिक करता हूँ, बॉक्सेस नॉट डिफाइंड, बॉक्स कहाँ रह गया, बॉक्सेस नॉट डिफाइंड, बॉक्स, अच्छा बॉक्स इसमें पास ही नहीं किया, बॉक्स। अब तो कोई एरर नहीं होनी चाहिए, 100% चल जाना चाहिए।
ये चल गया और इस पर क्लिक किया, कंटेनर इज नॉट डिफाइंड। और अब कहाँ रह गया कंटेनर? अच्छा, कंटेनर की जगह मैंने क्लास का नाम रखा है MSG। न्यू आ रहा है और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखो न्यू गेम, फिर से नया गेम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हो। रीसेट वाले पे बटन पे भी लगा सकते हो, उस पर भी सेम वही फंक्शनैलिटी लगेगी। तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बनते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट, CSS और जावास्क्रिप्ट का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। लॉजिकल जितना भी काम है, फंक्शनैलिटी लगानी है, वो सब जावास्क्रिप्ट ही लगाती है। ठीक है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना करना है। नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क इशू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट अपना थोड़ा पढ़ के आना।